हेलो नमस्कार दोस्तों, 360 डिग्री परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी में, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आप सब लोगों के संघर्ष को सलाम करते हैं और सफलता के सर्वोच्च शिखर पर ले जाने के लिए रास्ते को आसान बनाते हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा डरा नहीं सकती अगर आपने ठोकरों से चलना सीखा है और लगातार ईसीजी की दुनिया में बहुत कुछ सीख रहे हो, तो आज का सेशन भी आपका बेहतरीन बनाने का पूरा पूरा प्रयत्न रहेगा। यही कोशिश रहती है कि एक विद्यार्थी का बेच में आने से लेकर के बेच से निकलने तक उसके ज्ञान में बड़ी वृद्धि करने की कोशिश करें। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, जम के मेहनत करें, धुआंधार तरीके से आगे बढ़े, खुद को यूनिक बनाए, खुद को ब्रांड बनाए और ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाए, ताकि ये लाइन कह सकते हो कि पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में। आप लोगों को ये तो लग गया होगा कि हमारे कंटेंट देने के तरीके के आधार पे फीस का कोई लेना देना भी नहीं होता है। मार्केट की दुनिया सोच सोच करके सोचती होगी कि हाउ इट पॉसिबल, लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ व्हेनेवर यू थिंक पॉजिटिव। तो आप तो पॉजिटिव माइंड मेकअप के साथ चलो, तभी तो 360 डिग्री सबसे यूनिक है। तभी तो 360 डिग्री भीड़ का हिस्सा नहीं बनती है, बल्कि आपको भीड़ जुटाने की औकात डेवलप करती है, आपको सरकारी कर्मचारी बनाने की रास्ते को आसान बनाती है। चलेगा, जल्दी से कनेक्ट हो जाए। कल के सेशन में अपन ने बहुत सारी ईसीजी पढ़ी, जैसे कि साइनस टेकिकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया, साइनस रिदम, रेस्पिरेटरी साइनस रिदम या इंस्पिरेटरी साइनस रिदम। इसके बाद में एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। उसके बाद में अपन ने वॉल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, बहुत सारी ईसीजियां। इसके बाद हाइपोथर्मिया, काफी हद तक की चीजें अच्छे तरीके से देखी। सर मुझे इससे पहले नहीं आ रही थी, अब मजा आ गया, थैंक यू। चलो उसी को कंटिन्यू करते हैं। एक इंपॉर्टेंट ईसीजी आती है, आपको कितने नंबर तक की पढ़ ली अपन ने, संख्या बता पाओगे? 15 हो गई थी। सोलह हो गई थी, तो आज लिखो 17। आज एक इंपॉर्टेंट, क्या यार, कोई 16 कह रहा है, कोई 11 कह रहा है, इतना कैसे डिफरेंस हो सकता है? चलो जो भी है आप कंटिन्यू करो। 16 पढ़नी है, कोई कह रहा है 16 तक हो गई थी, चलो 16 पढ़नी है तो ये लो 16। जो भी हो आप अपने नंबर को कंटिन्यू कर लीजिएगा जिन्होंने जैसा लिखा, ठीक है। हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया वगैरह पढ़ ली थी। नेक्स्ट आज के सेशन में अपन बात करते हैं एमआई के बारे में। सबसे पहला अगर आपसे पूछे कि कोई भी मरीज इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है और उसको चेस्ट पेन हो रहा है, तो पहली प्रायोरिटी क्या है? ईसीजी। ईसीजी में कोई चेंजेज आया और पहली प्रायोरिटी क्या है? तो ऑक्सीजन। बात समझ में आई? यानी अगर सवाल में आ जाए कि एमआई है, सवाल में ये आ जाए, वो आ जाए, वो आ जाए, वो आ जाए, तो आप लोगों को कहां ले जाना है? ऑक्सीजन पे। और आया है और सिर्फ कह रहा है छाती में दर्द है, तो आप लोगों को क्या कहना है? ईसीजी करो। अगर आपसे पूछे लोकेशन ऑफ एमआई, कि एमआई कहां है, ये कौन बताता है? ईसीजी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लोकेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मतलब भाई एंटीरियर है, लेटरल है, इंफीरियर है, पोस्टीरियर है, कौन से वॉल का देखने को मिल रहा है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मतलब हार्ट की मायोकार्डियम को जाने वाली ब्लड सप्लाई प्रॉपर मात्रा में नहीं गई, उसके कारण उस मायोकार्डियम के सेलुलर स्ट्रक्चर में हाइपोक्सिया, उसके बाद में प्यारे दोस्तों वहां इस्चीमिया, उसके बाद इन्फाक्शन देखने को मिला, यानी वो सेल नेक्रोटाइज हो गए, वो सेल खत्म हो गए, वो सवाल सेल खराब हो गए। चलिएगा साहब, यहां पर अगर अपन बात करने की कोशिश करें तो एक तो आपको देखने को मिल सकता है एंटी, चलो इस आसान भाषा में सबसे पहले कोई 2-3 पॉइंट बताता हूं जो हर एक के काम आए। एक होता है एसटी सेगमेंट एलिवेशन, एक होता है नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन, या जिसे कह सकते हो एसटी डिप्रेशन। भाई एक साइड में मैंने लिखा आपका एसटी सेगमेंट एलिवेट होगा, एक साइड में लिख रहा हूं डिप्रेस्ड हो रहा है,
तो आपका जो एसटी सेगमेंट जब एलिवेशन होता है तो समझ लेना कि आपकी कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज है और ब्लॉकेज का कारण कोई थ्रोम्बस है। कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज है और ब्लॉकेज का कारण क्या देखने को मिलता है? कोई थ्रोम्बस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कोई थ्रोम्बस। वहीं पे अगर किसी वेसल्स में प्लेटलेट प्लग जमने लगा है, अगर प्लेटलेट का प्लग जमने लगा है, प्लेटलेट वाली कंडीशन जम रही है, तो उसको बोलते हैं नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई या एसटी डिप्रेशन। तो आपका एसटी सेगमेंट उठेगा कब और एसटी सेगमेंट गिरेगा कब? क्लियर है। अब उठना और गिरना क्या होता है? हाँ, उठना और गिरना भी जिंदगी में जरूरी होता है, ठीक है, गिरना भी जिंदगी में जरूरी है। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल ईसीजी में आपने देखा होगा कि ये पी है, ये क्यू आर एस और ये टी है। क्या ये बात सही है? ठीक है, ये एस है और ये टी है, तो कुल मिलाकर के ये एस और ये टी होता है। ये वाली लाइन ही तो है एस टी जो मैंने खींच रहा है। अब एस टी एलिवेशन का मतलब, अगर तुम्हारी ईसीजी में ये पी वेव आए, ये क्यू आए और ये यहां से घूम करके टी आए, ऐसी ईसीजी को क्या बोलोगे? एस टी एलिवेशन। कैसे बोला जाता है? तो अगर ए इमेजिनरी लाइन ड्रॉ, एक अगर आपने यहां लाइन खींची, ये देखो ये लाइन आपकी बेसलाइन लाइन है, ये आपकी बेसलाइन लाइन है, दिखी? और जैसे ही आपने बेसलाइन खींची तो आपको पता चल गया कि हाँ, मामला ऊपर उठ गया। मामला किससे ऊपर उठ गया? तो ये रहा एस और ये रहा टी, तो एस टी एलिवेशन। तो एमआई के मरीज में एसटी एलिवेशन मिला या नहीं मिला? मिला। वहीं पे एसटी डिप्रेशन होगा तो ये तुम्हारी पी वेव है, ये तुम्हारा क्यू आर एस टी। अब देखो कि फिर से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो, वहां होना चाहिए था, लेकिन आप देखो कि ये रहा तुम्हारा एस और ये रहा तुम्हारा टी, एसटी डिप्रेशन। एलिवेशन और डिप्रेशन का मतलब ऊंचा और नीचा होता है, इनवर्ज का मतलब उल्टा होता है। तो क्या ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई कि कोई भी चीज ऊपर उठती है तो मान लो कि यहां चिपकी हुई है, ऊपर उठ रही है तो इससे ऊपर चली गई, जुड़ाव खत्म हो गया। दिमाग में यह मत रखना कि ऊंची जाएगी, वो टॉल होती है, वो लंबी होती है। या एलिवेशन बोला जा रहा है, उठ गई, उखड़ गई, यहां तक कोई दिक्कत? तो एसटी एलिवेशन एमआई और एसटी डिप्रेशन एमआई क्लियर कर लोगे? कर लेंगे सर। इसके बाद एक क्यू वेव ऑलवेज एबनॉर्मल हो जाती है। ये जो क्यू वेव होती है एमआई के मरीज में हमेशा के लिए एबनॉर्मल, लोकेशन अप डाउन नहीं होती है, ये गोल घूम जाती है और ये लाइफ टाइम के लिए क्यू एबनॉर्मल हो जाएगी। तो अगले नंबर का स्टार बना करके लिख रहा हूं, क्यू वेव सीन ऑलवेज एबनॉर्मल इन एमआई पेशेंट फॉर लाइफ लॉन्ग। उसके बाद कभी भी करोगे तो क्यू तो खराब ही मिलेगी, क्यू वापस कभी सही नहीं होती है। क्यूआरएस बन रहा है ना? कौन कह रहा है क्यूआरएस नहीं बन रहा है? बेटा क्यूआरएस तो बन ही रहा है, ये क्यूआरएस ही तो है, और क्या है? ये भी क्यूआरएस है। तो एसटी सेगमेंट एलिवेशन और डिप्रेशन में क्यूआरएस तो बन रहा है। क्यूआरएस में क्या चाहिए? क्यूआरएस, ये देखो क्यूआरएस, ये रहा क्यू, ये आर एस, क्यूआरएस, बस अपनी लोकेशन छोड़ रहा है, क्यूआरएस तो बन ही रहा है। ऐसा थोड़ी है कि क्यूआरएस नहीं बन रहा है। ये तो एक छोटी जानकारी हो गई जो लगभग आपके 60-70% एग्जामों में इतना ही आएगा। कुछ एग्जाम है जहां आपको लोकेशन के आधार पे एग्जामिनर पूछ सकता है, जो एक दो एग्जाम में अभी तक आया है, इन फ्यूचर कितने में आए वो अलग बात है। समझने की कोशिश करते हैं। लोकेशन ऑफ एमआई का मतलब कौन सी दीवारों का है? आपको पता है हर्ट एकदम यूं घूम घाम के सलीम की गली एकदम घुमा हुआ है। हर्ट तो एकदम अजीबोगरीब है, क्यों घुमा घुमा के देखना पड़ता है कि इधर एट्रियम, इधर वेंट्रिकल चला गया, उसको और देखा तो इधर लेटरल चला गया, इधर सेप्टम चला गया, एक अलग ही माहौल है। ठीक है, तो अगर मैं आपके सामने एक ऐसा हर्ट बना दूं कि ये मान लो कोई हर्ट है, तो जब आप ऐसे हर्ट को देखते हो ना, तो ये मान लो कि आपने बोल दिया कि ये सर इसका एंटीरियर एरिया है,
इसके बाद में ये सेप्टल एरिया आ जाता है, इसके बाद में ये इसका लेटरल एरिया आ जाता है, समझना, ये इसका इंफीरियर एरिया आ जाता है, और यहां पीछे की साइड में जाओगे ये इसका पोस्टीरियर। तो ये हर्ट का एक अलग ही मामला होता है, ठीक है। ये तो कभी हाथ की हथेली में महसूस करवाएंगे जब आपके सामने हर्ट को रखा जाएगा। मुद्दा ये नहीं है कि कौन सा कैसा दिखता है, मुद्दा ये है लोकेशन के आधार पे डॉक्टर ईसीजी देख के कह देता है कि यार इसको इंटीरियर वॉल एमआई है, इसको लेटरल वॉल एमआई है, इसको इंफीरियर वॉल एमआई है, इसको पोस्टीरियर वॉल एमआई है। कैसे करता है वो, अपन भी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एंटीरियर वॉल एमआई में इन्वॉल्व कौन आ रहा है, तो एलएडी। लेटरल वॉल एमआई में कौन हो रहा है, एलसीएक्स। इंफीरियर वॉल एमआई में आरसीए, और इधर कौन हो रहा है, एलसीए एंड एलसीएक्स। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी व्यक्ति को एंटीरियर वॉल एमआई हो गया, तो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्वमेंट आर्टरी का नाम है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। एंटीरियर वॉल एमआई, एंटीरियर वॉल एमआई के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार वेसल्स का नाम क्या है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जिसको लाडा आर्टरी कह रहे हो। अब आप इसमें आगे से साइड में जाओ, देखो मैं यूं घुमाऊंगा, आगे दिख गया लेड, आगे से साइड में जाओ, साइड में जाते ही आपको सरकमफ्रेंस उतारी थी, तो लेटरल वॉल एमआई के लिए कौन जाएगा, सरकमफ्रेंस जाएगा। उसके बाद नीचे वाले एरिया के लिए आरसी है, राइट कोरोनरी आर्टरी, और पीछे कौन जाएगा, जो साइड में जाएगा वो वहां से पीछे जाएगा, तो वही। तो मेरी बात को ढंग से सुनो, आगे हर्ट के आगे लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, साइड में आ जाओ लेफ्ट सरकमफ्रेंस, पीछे चले जाओ तो सर एंटीरियर की, पोस्टीरियर और सरकमफ्रेंस की ब्रांच पीछे चली गई। तो तीन जगह तो आपको सिर्फ एलसीए 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 या एलसीएक्स से खेलना है। आगे लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, साइड में सरकमफ्रेंस, पीछे दोनों। बात क्लियर है। हाँ, इंफीरियर में कौन आ गया, राइट। जो राइट होते हैं वो नीचे रहते हैं, जो राइट लोग होते हैं वो क्या रहते हैं, नीचे लोग रहते हैं, यानी जमीन से जुड़े हुए रहते हैं। वापस मेरे साथ रिवीजन करो, आंख मीच के करो। एंटीरियर वॉल एमआई लेड, लेटरल वॉल एमआई सरकमफ्रेंस, पोस्टीरियर वॉल एमआई लेड एंड सरकमफ्रेंस, लेड सरकमफ्रेंस, लेड एंड सरकमफ्रेंस, लेड सरकमफ्रेंस, लेड एंड सरकमफ्रेंस, लेड सरकमफ्रेंस एंड लेड एंड सरकमफ्रेंस। और इधर से भैया जी आपके सामने इंफीरियर के लिए कौन आएगा, आरसीए। इंफीरियर के लिए कौन होगा, आरसीए देखने को मिलेगा। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। चलो, इसके बाद अगर अपन बात करें कि एंटीरियर वॉल एमआई में, एंटीरियर वॉल एमआई में जो आपको चेंजेज मिलता है वो V1 से V4 मिलता है, ठीक है। लेटरल वॉल एमआई में अब जैसे आगे चले, आगे चलो, V4 के बाद क्या आएगा, V5 से V6, और पोस्टीरियर के लिए क्या चला जाएगा, V7 टू V9। ये नई चीज आई है, सीखेंगे, सीखने के लिए धरती पे आए हैं। याद रखिएगा, पोस्टीरियर में क्या देखने को मिल जाएगा, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। अब आपको बताइए कि जो चीज नीचे होती है, नीचे तो पांव ही होते हैं, और क्या होते हैं, तो पांव के रूप में एक बताई थी आपको एवीएफ, क्या बताई थी, पांव के रूप में एवीएफ। तो अगर मैं इंफीरियर वाली कंडीशन में अगर आपके सामने बात करूं, इंफीरियर वाली कंडीशन में बात करूं, तो इसमें एवीएफ लिख सकता हूं, लिख सकते हो। साइड में होता है वो लेटरल कहलाता है, तो यहां मैं आपका एवीएल लिख सकता हूं, लिख सकते हो। यहां तक मैं जो बोल रहा हूं कोई समस्या आ रही है क्या। सबसे पहले एंटीरियर वॉल एमआई में क्या लिखा, एंटीरियर वॉल एमआई में V1 टू V4, ठीक है। लेटरल वॉल एमआई के अंदर मैंने क्या लिखा, V5 से V6 और एवीएल, क्या लिखा, V5 से V6 और एवीएल, और इसके साथ लीड फर्स्ट। नेक्स्ट, इंफीरियर वॉल एमआई में क्या देखने को मिला है, तो याद रखिएगा इंफीरियर, सॉरी पोस्टीरियर वॉल एमआई में, सॉरी ये मैंने पोस्टीरियर में लिख दिया क्या,
हाँ ये सही लिखा, एवीएफ। इन्फीरियर में क्या देखने को मिल रहा है, तो ये इसके साथ इन्फीरियर में मिलेगी आपको लीड सेकंड और लीड थर्ड, और पोस्टीरियर में V7 टू V9। इसको थोड़ा और मैं कंसाइज करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप मेरे साथ में ब्लड सप्लाई को वापस रिवीजन करो। आपका हार्ट है, आगे पूछे तो लेफ्ट एंटीरियर, साइड में जाओ तो लेफ्ट सरकमफ्रेंस, पीछे जाओ तो लेफ्ट एंटीरियर और सरकमफ्रेंस दोनों। ये तो आपकी बात हो गई। इंफीरियर में जाओगे तो आरसी है, ब्लड सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं है। अब मेरे साथ याद करो V1 से V9। अब आप बोलोगे सर अपन ने तो V6 ही पढ़ी है। तो दोस्तों जब आपको पोस्टीरियर की ईसीजी पता करनी होती है तो 3 लीड और लगाई जाती है। आईसीयू वगैरह में, ओटी में देखा होगा, जो मरीज के पोस्टीरियर एरिया में लगाई जाती है लेफ्ट हैंड साइड में। V1 कहां लगाई, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड। V2 कहां लगाई, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड। उसके V2 के बाद में क्या देखने को मिला, V3 कहां है, इन बिटवीन V2 टू V4। V4 कहां देखने को मिलती है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर। V5 कहां है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। V6 कहां है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन। फिर V7 चली जाती है इधर से, जब आप क्लेविकल का जो नोच देखते हो पोस्टीरियर में, वहां V7 चली जाती है आपके स्केपुला के प्रोमिनेंट एरिया में, और V9 चली जाती है स्पेकुलापी एंडिंग पे। यानी जब पोस्टीरियर वॉल एमआई देखना हो तो 3 लीड पोस्टीरियर में लगती है या पीछे लगती है। कौन सी साइड में, लेफ्ट में, जिनका नाम होता है V7, V8 और V9। मोस्टली कितनी करते हैं, 12 लीड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, AVL AVR AVF और V1 से V6। लेकिन पोस्टीरियर पता करने के लिए नई चीज ज्ञान की वृद्धि कीजिएगा। कितनी लीड लगानी है, 3, V7 V8 और V9। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। चलो आगे, ब्लड सप्लाई लेड, साइड में सरकमफ्रेंस, पीछे लेड और सरकमफ्रेंस, नीचे राइट कोरोनरी आर्टरी। जो राइट लोग होते हैं वो जमीन से जुड़े हुए होते हैं, जमीन से जुड़ने वाले नीचे होते हैं। अब वापस से ईसीजी को घुमाओ। अगर तुम्हारे V1 से V4 में गड़बड़े तो एंटीरियर, V1 से V4 में गड़बड़े तो एंटीरियर, V5 V6 में गड़बड़े तो लेटरल। आगे से साइड में जाओ, जैसे ब्लड सप्लाई में गए, V1 V2 V3 V4 एंटीरियर, V5 V6 लेटरल, V5 V6 कहां चला गया, लेटरल चला गया, और V7 V8 और V9 कहां चला गया, पोस्टीरियर। तो ये यूं घुमाए, जूम, घुमा या नहीं घुमा, अरे घुमा के देखो, V1 V2 V3 V4 आगे, V5 V6 लेटरल, V7 V8 और V9 पीछे। तो ये तो V वाला खेल तो खत्म हो गया, नीचे आया ही नहीं V वाली बात। चलो इसके बाद अपन बात करते हैं कि आपके नाम निकल के आते हैं AVR AVL AVF। तो मैंने बोला था AVF का मतलब होता है फुट, फुट टांगे नीचे होती है। तो आपके हार्ट के अंदर अगर आपको इंफीरियर वॉल एमआई हुआ, LC है, मैंने क्या लिखा है, LC ही तो लिखा है, लेड नहीं होगी। पोस्टीरियर में तो असेंडिंग जाती है ना, डिसेंडिंग कैसे जाएगी, LCA की ब्रांच। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जमीन से जुड़े हुए मैंने क्या बोला था, फुट, फुट का मतलब AVF। तो इंफीरियर वॉल एमआई में क्या लिखोगे, AVF लिखेंगे। ठीक है सर। उसके बाद बात करते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आपको लेटरल वॉल एमआई में फर्स्ट होता है, इंफीरियर में सेकंड थर्ड मिलता है। तो कुल मिलाकर के 12 लीड ईसीजी के अंदर अगर तुम्हारे ईसीजी में V1 से V4 में चेंज आए, ST एलिवेशन या ST डिप्रेशन बोल देना, इंटीरियर वॉल एमआई है। ठीक है, वहीं पे अगर प्यारे दोस्तों तुम्हारे V5 V6 में और AVL, L का मतलब लेटरल, L का मतलब या लेफ्ट आर्म नहीं याद करके L का मतलब लेटरल याद हो जाएगा, और इसके साथ में फर्स्ट। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि लेटरल फर्स्ट। अरे ध्यान रखिएगा, V5 V6 AVL और लेटरल। वैसे 6 में से 5 को माइनस करोगे तो 1 आता है। यहां देखो V6 माइनस V5 इजिकल टू 1। याद करने के कई तरीके, कैसे भी कर लो। इसके बाद में इंफीरियर वॉल में AVF और AVF के साथ में क्या होगा, 2-3 लीड सेकंड और लीड थर्ड। और पोस्टीरियर में आपका क्या चला जाएगा, तो पोस्टीरियर में ये देखने को मिल जाएगा, पोस्टीरियर से वापस सेप्टम जुड़ जाता है, और सेप्टम जहां जुड़ता है वहां V1 और V2 आ जाता है। एक्यूरेट और ज्यादा गहराई में ले जाऊं तो सेप्टल के लिए
सेप्टम आता है उसके लिए V1 V2 हो जाते हैं, और प्रॉपर एंटीरियर में जाओगे तो फिर आपको V2 V3 V4 हो जाते हैं, क्योंकि ये तो जुड़ाव ही तो है सारा। समझ पा रहे हो? तो इससे आगे निकलते ही वापस ये एरिया आता है, इसके आगे होता है सेप्टम, और सेप्टम के आगे वापस एंटीरियर। तो इससे आगे जाते ही सेप्टम आएगा, सेप्टम में V1 V2 आएगा, और वापस इसमें पहुंचते ही या तो पूरा बोल दो एंटीरियर सेप्टम, लेकिन अलग अलग बोलना है तो ये चीज अपने इतना कंफ्यूज नहीं होना है, ये मच मोर सफिशिएंट है। तो क्या आपको लोकेशन ऑफ एमआई के बारे में जानकारी मिली? आराम से मेरे हिसाब से बता दोगे अगर मेरे साथ में आपने 2-3 बार रिवीजन करने की कोशिश की है बोल के। बेटा लीड का नाम है एवीआर, एवीएल, एवीएफ। चलें, पहली बार सीखा है सर जिंदगी में, थैंक यू। चलो, ये कुछ कॉमन जानकारी अपन ने ले ली। लगे हाथ ही अपन एक और टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो हालांकि अब नॉर्मल के साथ में अब कार्डियक डिसरिथमिया वाली चीजें आ रही है, लेकिन वो ईसीजी से रिलेटेड है। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं वापस इस ईसीजी को डिस्कशन करूं, तो लगे हाथ ही मैं उस टॉपिक का डिस्कशन कर लेता हूं जिसका नाम है हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक का मतलब हार्ट में ब्लॉकेज है जिसके कारण इंपल्स नॉट ट्रेवल प्रॉपरली। इन दिस कंडीशन impulse of heart not travel properly। हार्ट ब्लॉक का मतलब ये कि कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है जिससे इंपल्स प्रॉपरली ट्रेवल नहीं कर पा रहे। अब कितने प्रकार के हार्ट ब्लॉक होते हैं? दो, एक ऐसे नोड ब्लॉकल, एक एवी नोडल ब्लॉकर। एक होता है एवी नोड ब्लॉक, एक ऐसे नोड ब्लॉक, एवी नोड ब्लॉक देखने को मिलता है। क्या एफ नहीं बताया? एट्रियल फिब्रिलेशन बता दिया ना, कौन सा एफ नहीं बताया? चलो, मुझे लगता है कल आए नहीं होंगे आप, है ना। ध्यान रखिएगा, एक है ऐसे नोड ब्लॉक, है एवी नोड ब्लॉक। तो आओ पहले बात करते हैं ऐसे नोड ब्लॉक। जब ऐसे नोड ब्लॉक हो जाएगा, ऐसे नोड का काम क्या है? इंपल्स जनरेट करना और हाईएस्ट इंपल्स जनरेट करना। अगर ऐसे नोड ब्लॉक हो गया तो ऐसे नोड पैदा ही नहीं करेगा, तो बस तुम्हारी एक तो हार्ट रेट कम हो जाएगी, और दूसरा आपको बताए कि ऐसे नोड एट्रियम से जुड़ा होता है, एट्रियम में अच्छे कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, तो उसके कारण पी वेव जनरेट होती है। तो अब ऐसे नोड काम नहीं करेगा तो एवी काम करेगा। एवी इंट्रा एट्रियल सेप्टम पे है, जो एट्रियम के अंदर है भी और एट्रियम के अंदर नहीं भी है। अब मानो तो वो कहेगा कि मैं हूं, और उसकी मर्जी है तो वो कहेगा मैं नहीं हूं। तो ऐसे नोड ब्लॉक में आपको पी वेव एबनॉर्मल देखने को मिलेगी। कौन देखने को मिलेगी? ध्यान रखिएगा, तो अगर कभी भी आपको पी वेव एबनॉर्मल मिले, देखो ब्लॉक है इसका मतलब गति घटेगी, गति बढ़ेगी नहीं, ये मान के चल लेना। जहां पहले अपन हार्ट रेट लगातार धुआंधार बढ़ा रहे थे कि और बढ़ गई और बढ़ गई, वो ऐसा कुछ नहीं है। यहां दिल जरूरत से कम ही धड़क रहा है। तो अगर पी वेव एबनॉर्मल के साथ में डिक्रीज हार्ट रेट, क्योंकि गति तो जा ही नहीं रही है तो धड़केगा कैसे? पी वेव एबनॉर्मल विथ डिक्रीज हार्ट मूवमेंट,
क्यों? क्योंकि ऐसे नोड होता तो 60 से 100 की गति होती, अब ऐसे नहीं है तो एवी काम करेगा, एवी करते ही 40 से 60 तो आपका मैक्स है, इससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकता, तो अपने आप गति आधी कम पड़ गई। ये होता है ऐसे नोड ब्लॉक। चलो दूसरे नंबर का नाम आता है दैट इज कॉल्ड एवी नोडल ब्लॉक। और एवी नोड ब्लॉक का मतलब इस बार एवी नोड ब्लॉक हो गया। इन दिस कंडीशन एवी नोड ऑफ हर्ट ब्लॉक्ड। अब मुझे बताओ एवी ब्लॉक हो गया, इसका मतलब ऐसे तो खराब होगा तभी एवी की नौबत आई है। एवी ऐसा जुड़ाव है जो आपको वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है। अगर तुम्हारा एवी हो गया तो एट्रियम से वेंट्रिकल में जाने वाली चीजें जरूरत से ज्यादा समय लेगी, यानी ट्रेवलिंग ऑफ इंपल्स फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल गोज स्लोवर देन रेट। जितना रेट में जानी है वो स्लो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इन दिस कंडीशन एट्रियम टू वेंट्रिकल impulse goes slower than expected rate, धीरे जाएगी। एवी नोड ब्लॉक होते हैं तीन प्रकार के, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थ्री, ये तीन प्रकार के आपके क्या देखने को मिलते हैं, एवी नोड देखने को मिलते हैं ब्लॉक। चलो यहां अगर अपन बात करें टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, ये जो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड होते हैं इनको बोलते हैं इनकम्प्लीट हर्ट ब्लॉक। कि पूरा ब्लॉक नहीं हुआ, कुछ जगह है, और इसको बोला जाता है कंप्लीट हर्ट ब्लॉक। और इसको बोला जाता है कंप्लीट हर्ट ब्लॉक। चलिएगा अगर अपन बात करने की कोशिश करें सबसे पहले टाइप फर्स्ट, एचबी का मतलब हर्ट ब्लॉक है ना। टाइप फर्स्ट हर्ट ब्लॉक में क्या होगा कि सम पार्ट ऑफ ब्लॉकेज, कुछ ही हिस्सा ब्लॉक हुआ है, और कुछ ही हिस्सा ब्लॉक हो रहा है या कुछ ही हिस्सा हमारे लिए रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है जिसके कारण समय ज्यादा लग रहा है, इंपल्स जा रही है। इन दिस कंडीशन impulse travel slower in rate, so prolong PR interval seen। इसके कारण आपको प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल देखने को मिलता है। तो अगर तुम्हारी ईसीजी में पीआर इंटरवल बढ़ जाए तो एक ही चीज बोलनी है कि एट्रियम से वेंट्रिकल में गति जा नहीं रही है, स्लो जा रही है, समय ले रही है। भाई तेजी से जाएगी तो पीआर घटेगा, धीरे जाएगी तो पीआर बढ़ेगा। नॉर्मल पीआर क्या था, पीआर नहीं पीआर कितना था, 0.12 से 0.20 सेकेंड।
अब वहां 20 सेकंड की जगह 0.30 सेकंड ले रहा है, 0.40 सेकंड ले रहा है, इसका मतलब डबल स्पीड ले रहा है। यह कहलाता है टाइप फर्स्ट हार्ट ब्लॉक। क्या हाथों हाथ मर जाएगा? नहीं मरेगा, जा तो रहा है ना। हाँ, इलाज करवाना पड़ेगा। क्या करवाएंगे वो आगे देखेंगे। दूसरे नंबर का आता है टाइप सेकंड। और टाइप सेकंड में क्या देखने को मिलता है? मोर ब्लॉकेज प्रेजेंट। सो सम इंपल्स मिसिंग। कुछ ज्यादा बड़ा ब्लॉकेज है, इसके कारण कुछ इंपल्स मिस हो जाती है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, मिस होने का कारण क्या है कि कुछ मूवमेंट नहीं करा पाएंगे। भाई मेरे पास में अगर 1000 रुपए हैं तो मैं खाना पीना भी कर लूंगा या और कुछ, या मान लो कि आपने मुझे 5000 रुपए दिए और बोला कि होटल में खाना खा लो, तो मैं वहां जाकर के स्टार्टर भी मंगवाऊंगा, मेन कोर्स भी मंगाऊंगा, डेजर्ट भी मंगाऊंगा, और जो भी मुझे कुछ साथ में स्नैक्स वनैक्स चाहिए सब ले लूंगा। लेकिन अगर मुझे आपने 1000 रुपए दिए तो उसी में से चीजों को कम कर दूंगा कि स्टार्टर छोड़ अपने डायरेक्ट मेन कोर्स ला, समझ रहे हो, डेजर्ट को छोड़ सिर्फ खाना खिला। यही चीज है, जब आपको थोड़ा ब्लॉकेज बड़ा हो जाता है तो कुछ काम जो अटके हैं वो आप नहीं करवा पाते। जैसे कि क्या है, PQRST। P मतलब कॉन्ट्रैक्शन, QRS मतलब कॉन्ट्रैक्शन, T मतलब रिलैक्सेशन। कुछ ना कुछ कम होगा। अगर गति बढ़िया आती तो सब करवा देता, लेकिन नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, इसका मतलब मुझे इनमें से कोई काम कम करना पड़ेगा। तो ये टाइप सेकंड होता है। टाइप सेकंड को बोलते हैं मोबाइल हार्ट ब्लॉक। और इस टाइप सेकंड के दो टाइप होते हैं, मोबाइल फर्स्ट और मोबाइल सेकंड। टाइप सेकंड हार्ट ब्लॉक के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। इसको बोलते हैं मोबाइल, मोबाइल टाइप फर्स्ट, और एक होता है मोबाइल टाइप सेकंड। अब मेरी बात को ढंग से समझना। अगर आप में क्यूआरएसटी मिसिंग विद द प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल है, ध्यान रखिएगा मैं क्या बोलूं, क्यूआरएसटी मिसिंग विथ प्रोग्रेसिव पीआर इंटरवल इंक्रीज। ध्यान रखिएगा, अगर क्यूआरएसटी मिस के साथ पीआर इंटरवल बढ़ रहा है, यहां पर देखो टाइप फर्स्ट में अपन ईसीजी अगर मैं आपके सामने बनाऊं तो सिर्फ पीआर इंटरवल बढ़ रहा है, क्यूआरएसटी PQRST, समझ रहे हो, ये बढ़ गया, पीआर बढ़ रहा है। ठीक है, यहां मैंने क्या बोला, क्यूआरएसटी मिसिंग है, तो जैसे कि ये पी वे आगे कुछ नहीं है, फिर से PQRST, यहां बीच में आपको पूरा का पूरा मामला खाली है। जब ये पीआर इंटरवल देखा तो आपने बोला 0.12, ये पीआर इंटरवल देखा तो आपने बोला 0.16, ये आगे फिर से पीआर इंटरवल देखोगे तो बोलोगे 0.18। इसका मतलब क्यूआरएसटी मिसिंग के साथ पीआर इंटरवल लगातार बढ़ रहा है। यह कहलाता है मोबाइल हार्ट ब्लॉक टाइप फर्स्ट। लेकिन अगर सिर्फ क्यूआरएसटी मिसिंग है, प्रोग्रेसिव पीआर इंटरवल नहीं है, क्यूआरएसटी मिसिंग है, नो चेंजेज इन पीआर। अगर आपकी, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपकी क्यूआरएसटी मिसिंग है और पीआर में कोई चेंजेज नहीं है, यहां देखो 0.12 से बढ़िया चला रहा हूं, ये बराबर आपके सामने मान लो 0.16, ये 0.16 बराबर चल रहा है, सिर्फ क्यूआरएसटी मिसिंग है, इसको बोलते हैं टाइप सेकंड। तो मोबाइल हार्ट ब्लॉक फर्स्ट और मोबाइल हार्ट ब्लॉक सेकंड में कोई दिक्कत नहीं। इसी को बोलते हैं वैन बैच ब्लॉक। इसी को क्या बोला जाता है?
वेंच ब्लॉक। यहां तक कोई समस्या नहीं है। तीसरे नंबर का आता है जिसको कंप्लीट हर्ट ब्लॉक या टाइप थर्ड हर्ट ब्लॉक बोलते हैं। कंप्लीट का मतलब इतना ब्लॉकेज हो चुका है कि एट्रियम अलग नाच रहा है, वेंट्रिकल अलग नाच रहा है। सेपरेटली एट्रियम और वेंट्रिकल है वो सेपरेटली मूवमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेपरेटली मूवमेंट कर रहे हैं। हाँ, पी नॉर्मल है। सेपरेटली मूवमेंट का मतलब देखो कि ये मेरी पी पी पी, फिर मेरा क्यू आर एस क्यू आर एस क्यू आर एस, फिर मेरी पी पी पी, फिर मेरा क्यू आर एस क्यू आर एस क्यू आर एस, यानी सब अपने स्तर पे अलग अलग नाच रहे हैं। तो समझ लेना कि कंप्लीट हर्ट ब्लॉक है, जा ही नहीं रहा। ऊपर वाला ऊपर नाच रहा है, नीचे वाला नीचे नाच रहा है। ये वाली चीज क्या कहलाती है? कंप्लीट हर्ट ब्लॉक। तो हर्ट ब्लॉक का मतलब हर्ट में ब्लॉकेज है जिसके कारण इंपल्स नहीं जा रही है। ऐसे नोड ब्लॉक होगा तो पी एबनॉर्मल। एवी ब्लॉक होगा तो एवी के 3 टाइप है, टाइप फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट और सेकंड कहलाता है इनकम्प्लीट, थर्ड कहलाता है कंप्लीट। फर्स्ट वाले के अंदर क्या होगा? प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। टाइप सेकंड के अंदर क्यूआरएसटी मिस होता है, क्यूआरएसटी मिस आते ही बोल देना टाइप सेकंड है। बस ये देखना कि क्यूआरएसटी के साथ में प्रोग्रेसिव पीआर इंटरवल बढ़ रहा है तो मोबाइल फर्स्ट है, और क्यूआरएसटी के साथ अगर नहीं बढ़ रहा है तो मोबाइल सेकंड है। क्या होता है? पीआर बढ़ रहा है, क्यूआरएसटी मिसिंग के साथ पीआर बढ़ रहा है तो मोबाइल फर्स्ट है। क्यूआरएसटी मिसिंग के साथ पीआर नहीं बढ़ रहा है तो मोबाइल सेकंड है। बस यही फर्क है और कुछ नहीं है। तो मैं सिंपल सा बोलूं, पी एबनॉर्मल तो ऐसे नोड ब्लॉक। पीआर के अंदर अगर चेंजेस आ रहा, पीआर बढ़ गया तो टाइप फर्स्ट हर्ट ब्लॉक। क्यूआरएसटी मिसिंग मतलब टाइप सेकंड हर्ट ब्लॉक। क्यूआरएसटी के साथ में पीआर बढ़ रहा है तो मोबाइल फर्स्ट। क्यूआरएसटी मिसिंग के साथ अगर पीआर नहीं बढ़ रहा है तो मोबाइल सेकंड। और एट्रियम और वेंट्रिकल अगर सेपरेट सेपरेट नाचे तो समझ लेना कि क्या कहलाएगा? कंप्लीट हर्ट ब्लॉक कहलाएगा। बोलो सांवरिया सेठ की जय। मोटे मोटे रूप में आपके हर्ट ब्लॉक की ईसीजी भी हुई। स्वाहा। ये लीजिएगा, नीचे करो ऊपर करो, आराम से छापो। आया कुछ ईसीजी, लाया दिमाग में कुछ तंत्रिका तंत्र को जोड़ा। अब आपको बताए ईसीजी को ईकेजी कहते हैं कुछ कंट्री। ईकेजी का मतलब कुछ लोग, कुछ कंट्री ऐसी होती है जहां कार्डियो को इंग्लिश में के से लिखा जाता है। जहां अपन सी ए लिखते हैं, सी ए आर डी आई ओ, वो के आर डी आई ओ लिखते हैं। तो ईसीजी इज ऑल्सो नोन एज ईकेजी। कल को ईकेजी लिख दे उसका ध्यान रखेगा। हाँ, टाइप 2 को वेंच ब्लॉक बोलते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। आरआरबी ने पूछा हुआ भी है। मोबाइल ब्लॉक सेकंड को क्या नाम देते हो? वेंच ब्लॉक। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको ईसीजी ना पूछ के ईकेजी पूछे तो ईसीजी ही ईकेजी है। चलो अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब मैं कम बोलूंगा, तुम ज्यादा बोलोगे। ये लो ईसीजी। अब हर एक ईसीजी देखने के तरीके मैंने आपको बता दिया, आप मानो नहीं मानो वो आपकी मर्जी है। मैंने कहा था कि सबसे पहले ढूंढना 5 पहरेदार है कि नहीं है, पी क्यू आर एस टी। पांचों दिख जाए, दूसरे नंबर पे ढूंढो हार्ट रेट कितनी है। दूसरे नंबर पे हार्ट रेट को ढूंढो, और तीसरे नंबर पे फिर दूसरे इंटरवल पे जाएंगे कि पीआर कितना है कि क्या है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। प्लेटलेट एग्रीगेट होगी तो डिप्रेशन होगा, थ्रोम्बस बनेगा तो एलिवेशन होगा। एंजाइना पेक्टोरिस वगैरह में डिप्रेशन होता है।
तो सबसे पहले तो ढूंढो पी क्यू आर एस टी है कि नहीं है। तो ढंग से देखोगे, नजरों खोलोगे तो ध्यान रखो तुम्हें दिखेगी, नहीं खोलोगे तो नहीं दिखेगी। ये पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी मतलब पी क्यू आर एस टी तो सब है, पी क्यू आर एस टी तो सब है। तो दूसरे नंबर पे हर्ट रेट ढूंढो, हर्ट रेट ढूंढने की कोशिश करो। सर हर्ट रेट को ढूंढूंगा तो एक डब्बा, दो डब्बे, एक डब्बे, दो डब्बे, एक डब्बा, दो 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 डब्बे चल रहे हैं। कौन से वाले? बड़े वाले। तो बड़े वाले दो दो डब्बे चल रहे हैं, तो आपको मैंने बोला बड़ा डब्बा काम में लो तो 300 के अंदर भाग लगाना। तो 300/2 इज इक्वल टू 150 बीट पर मिनट। अब मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे ईसीजी के अंदर सब कुछ बराबर हो और गति के अंदर तुम्हारी 150 की हो तो क्या कहलाएगा? सर ये कंडीशन कहलाएगी साइनस टेकिकार्डिया। है कोई समस्या? नहीं है। चलो अगले नंबर का सवाल। सबसे पहले ढूंढो पी क्यू आर एस टी। फिर देखो एग्जाम में तुम्हारी ऑप्शन भी बहुत मदद करेंगे। खाली ईसीजी का ग्राफ देख के डायरेक्ट उत्तर मत निकालना, ऑप्शन पढ़ना, उन चार में से ही ढूंढना कि ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये होगी। समझ पा रहे हो? अपने यहां देखो, ये रहा पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, इसका मतलब ये पी क्यू आर एस टी तो सब है। तो दूसरे नंबर पे हर्ट रेट ढूंढो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 डब्बे हैं। 6 डब्बे हैं तो 300 में 6 का भाग लगाओ, कितनी बार चला गया? 50 बीट पर मिनट। और 50 बीट क्या कहलाती है? ब्रेडिकार्डिया। तो ये हो गई साइनस ब्रेडिकार्डिया। अब देख लो इसमें आर आर इंटरवल बढ़ा या नहीं बढ़ा? ये आर आर इंटरवल ही तो है, दो आर आर के बीच में, ये आर ये आर। तो यहां आप बोलोगे आर आर इंटरवल इंक्रीज, इंटरवल इंक्रीज। वहां आर आर इंटरवल घटा या नहीं घटा? देखो घट गया। यहां देखो कि सब है सर, पी क्यू आर एस टी तो, पी क्यू आर एस टी तो सब है। तो काउंट करो डब्बे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। तो सर यहाँ 5 डब्बे, यहाँ 7 डब्बे का मतलब क्या है? सर 5 डब्बे और 7 डब्बे का मतलब, अरे थोड़ा सोचो, मैं क्या बोलता हूं तुम सोचते हो नहीं, उत्तर दे देते हो। जिस बच्चे ने हाइपरकैलेमिया लिखा है, हाइपरकैलेमिया में क्या होता है? फ्लैट पी वेव। तुझे ये फ्लैट दिख रही है, मुझे तो ये नॉर्मल दिख रही है, तुम्हें ये फ्लैट दिख रहा है, इसका मतलब मोतियाबिंद है बेटा। ये तुम्हें अगर ये फ्लैट दिख रही है तो। दूसरे नंबर पे हाइपरकैलेमिया में क्या होता है? प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। तुम्हें यहाँ पीआर प्रोलॉन्ग दिखा? ये आंखें खोल के देख, ये डब्बा तुझे प्रोलॉन्ग दिख रहा है? वाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तुम्हें वाइड दिखा? तो कैसे लिखा तूने हाइपरकैलेमिया? क्या देखा बेटा? इतना पढ़ाने के बावजूद अगर इस लेवल के तुक्के मार रहे हो तो फिर तो वो बेशर्मी की पराकाष्ठा है। समझ पा रहे हो? कुछ भी नहीं, खाली टी वेव एलिवेटेड से हाइपरकैलेमिया होता है। जो बच्चा एमआई लिख रहा है, एमआई लिख रहा है तो बेटा देख तो सही कहां एमआई है तेरे, कौन सा हो रहा है? एसटी डिप्रेशन तो नहीं है, एसटी एलिवेशन भी नहीं है। ये देखो, ये बराबर ये रहा कर्व तुम्हारा, कहां एसटी एलिवेशन देखने को मिला तुम्हें? ये देखो, ये टच नहीं हो रही है लाइनें। जो बच्चे एलिवेशन कह रहे हैं वो कम से कम इसको देखो तो सही, ये तुम्हें एलिवेशन दिख रहा है? ये देखो, ये कौन है? पी क्यू एस। अरे क्यू और एस बराबर गति में पड़े, एमआई दिख गया तुम्हें? ऑप्शन के एलिमिनेशन के प्रकार तो सीखो, तुक्का क्या देख के लगा रहे हो?
तो याद रखिएगा, जब 5 और 7 नब्बे का गैप आया, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी साइनस रिदम या इंस्पिरेटरी साइनस रिदम, कि जब सांस ले रहे हो और सांस छोड़ रहे हो उसके आधार पे चेंजेज मिल रहा है। इंस्पायरेटरी साइनस रिदम, तो जरूर यहां एक्सपायरेशन कर रहे हो, जरूर यहां इंस्पायरेशन कर रहे हो। जिस बच्चे ने एफ लिखा, एट्रियल फिब्रिलेशन, तुम्हें यहां फिब्रिलेटिंग पी वेव दिखी? मतलब ध्यान रखिएगा, अगर कोई बच्चा नजदीक आके गलत करेगा मैं उसको सिंसियर स्टूडेंट कंसीडर करूंगा, लेकिन जो बिल्कुल ही तुक्का मार रहा है ना, जिसका कोई सिरा किनारा ही नहीं, इसका मतलब उसके कान के कपाट नहीं खुले थे बेटा। मतलब एफ लिख रहा है वो तो पूरा ही गलत है, कोई चांस ही नहीं है। एफ का मतलब क्या? फिब्रिलेटिंग पी वेव। कहां फिब्रिलेट कर रही है? तुम्हें कौन सी फिब्रिलेट दिखी? सबसे पहले ढूंढो पी क्यू आर एस टी। तो सर पी पी क्यू आर पी 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 भी चल रहा है, तो पी चल रहा है तो आपको मैंने बोला था 2 से 3 बार लगातार एक शेप का, एक लेंथ का पी आए, एट्रियल फ्लटर कहलाएगा। देखो लेंथ खींच के देख लो, एक्यूरेट आ रही है, कोई लेंथ में फर्क है क्या? नहीं है। और 2 से 3 बार आ रही है, इसको क्या बोला जाता है? एट्रियल फ्लटर। जहां आपको ये क्या देखने को मिलती है? टू सू शेप पी वे। चलें अगले। ये देखो, सबसे पहले ढूंढो पी क्यू आर एस टी को। तो सर क्यू आर एस टी तो दिख रहा है, लेकिन पी तो है ही नहीं। तो पी कहां नहीं होती है? सर पी नाच रही है। नाचना किस में होता है? एफ में। एट्रियल फिब्रिलेशन। दिख रही है फिब्रिलेटिंग। अब देख वो कहां गया फिब्रिलेटिंग वाला बच्चा, वापस आ, इसको कहते हैं फिब्रिलेटिंग। फिब्रिलेटिंग पी वे। फिब्रिलेट का मतलब नाचती है, और जो नाचते हैं ना उनके हाथों की लेंथ नहीं होती है, कभी हाथ नीचे आते हैं तो कभी ऊपर जाते हैं। सेम चीज देखो, जब पी नाच रही है ना तो पी कभी नीचे कभी ऊपर, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। जो नाचता है वो एक्यूरेट रफ्तार में थोड़ी नाच सकता है कि जू 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 जू, ऐसे नहीं नाच सकता। ये एग्जाम की सबसे फेवरेट ईसीजी। क्या है सर? सिर्फ क्यूआरएस दिख रहा है, वाइडेंट क्यूआरएस। और वाइडेंट क्यूआरएस किस में होता है? वीटी में। ओए होए होए होए। जुल्म करते हुए सोचा करोगे, तुम हमारे साथ ऐसा करोगे। आजकल तो हम तुमसे झगड़ते भी नहीं, तो क्या सर हमारे साथ आप ऐसा करोगे? सिंपल सी सीजी दिखा करके फिर पूरा माया जाल रखोगे? जी मेरे दोस्त, आओ सुनो। 12वें लीड देखो, लीड फर्स्ट, लीड सेकंड, लीड थर्ड। V1
V1, फिर V2 कहाँ गया, ये देखो V1 V2 V3 V4 V5 V6 AVR AVL AVF। तो ये 12 LED ECG होती है या नहीं होती है, होती है। ठीक है, अब इसको देखो, जूम करो, जूम बराबर जूम सराबी, और जैसे ही आप इसको जूम कर रहे हो तो मेरे दोस्त देखो तुम्हें ये घुमाव, अरे इतना बड़ा घुमाव काहे को बनाता है बेटा, ये देखो ये तुम्हें घुमाव दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। अरे इसके अलावा तुम्हारा QRS वाइड हुआ क्या, नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं SVT। ध्यान रखिएगा जब इस ECG को देखोगे कि सर QRS वाइड नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा QRS वाइड नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं SVT, सुप्रा वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया। क्या बोला जाता है, SVT। ऑप्शन बहुत मदद करेंगे एग्जाम में, चिंता मत करो। अगले नंबर पे ये देखो, ये क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है, न P है न Q है न R है न S है न T है। कोई नाच रहा है, कभी नीचे नाच रहा है, कभी ऊपर नाच रहा है, कभी लेट के नाच रहा है, नागिन डांस कर रहा है। VF सबसे लीथल, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। हाथों हाथ डी फेब दे देना, नहीं तो स्वाहा हो जाएगा। वो सिंगल लीड थी, ये मल्टीपल लीड VF है। 12वें लीड में VF ऐसा दिखेगा। जब कुछ भी समझ में नहीं आए, हारे का सारा श्याम बाबा हमारा। कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के, तुम जब भी आओगे तुम पाओगे कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के। तुम्हारी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की, लेकिन कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के। यहां तक दिक्कत हुई, हुई होगी। चलो 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 चलो, ध्यान से देखो। सबसे पहले ढूंढो PQRST को। PQRST ठीक मिले तो देखो हर्ट रेट को, हर्ट रेट का मामला सेट हो तो फिर देखो दूसरे दूसरे इंटरवल को। सर PQRST तो ठीक है, हर्ट रेट के डब्बे देख लेते हैं। 4 डब्बे देखने को मिल रहे। मशीन खराब नहीं है, सब में 12 लीड करते हैं। MI के लिए तो पढ़ी है अपन ने, MI होती तो सबकी, आपकी और मेरी भी 12 लीड ही होगी। बेटा हर जगह हाइपरकैलेमिया नहीं होता है। यहाँ क्या दिखा तुझे, कहाँ ST एलिवेशन हो रहा है, क्यों हाइपरकैलेमिया पे पीछे पड़ा है तू हाथ धो के। साइनस रिदम है, देखो। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की, वंदे मातरम। अब अगस्त आ रहा है तो ऐसे ऐसे गाने सुनना शुरू कर दो। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। ये देखो, यहां पर आपको थोड़ा घोड़े नहीं दौड़ाए तुमने दिमाग के। PR इंटरवल के लिए P और R की तरफ जाओगे तो डब्बे काउंट करो, एक तो लगभग बड़ा हो गया और आधा ये हो गया, लगभग 1.5 डब्बा आ रहा है, यानी मान के चलू तो 7-8 डब्बे निकल के आए। छोटे 7-8 डब्बा, एक छोटा डब्बा कितने का होता है, एक छोटा डब्बा गुरुदेव 0.04 का, 8 छोटे आ रहे हैं, 7 चौक 28, तो लगभग 0.28 सेकेंड का PR इंटरवल है। आप खुद डिसाइड कर लो कि क्या ये बात सही है, नहीं है। तो क्या आप लोग इसको कह पाओगे प्रोलोंग PR, कह देंगे। प्रोलोंग PR कह दिया मतलब आपको ये कहने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि टाइप फर्स्ट HB।
चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है। कहानी के किरदार समझ में आया? अरे बेवकूफ इंसानों, तुम्हें इस ईसीजी का पीआर इंटरवल देखना है। तुम पीआर इंटरवल काउंट किया? नहीं किया? करो काउंट। एक डब्बा, दो डब्बे, तीन डब्बे, चार डब्बे, पांच डब्बे, 6, 7, 8। 8 डब्बे हो रहे हैं। जब 8 डब्बे हो रहे हैं तो एक छोटा डब्बा 0.4 सेकंड का, मैंने इसको 8 से गुणा किया तो भैया जी, चलो मैंने तो 7 चौक 28 कर दिया। 7 से 8 डब्बे थे इसलिए मैंने 7 से 8 कर दिया। 8 डब्बे भी कर सकते हो। 8 डब्बे होंगे तो 32 हो जाएगा। तो लगभग 0.28 से 0.32 सेकंड तुम्हारा पीआर इंटरवल है। और पीआर प्रोलोंग हो जाना क्या कहलाता है? चलो, हाँ, पीआर में ही बोल देते हैं। चलो भाई लोगों, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, पी, उसके बाद पी आई नहीं। अरे गाइब है यहाँ कुछ लोग है ही नहीं। पी क्यू आर एस टी, ये कौन गाइब है सर? यहाँ 4 लोग गाइब है। क्यू आर एस टी, अब क्यू आर एस टी होते ही मैंने तो आंख मीच के पहले तो लिख दिया टाइप सेकंड हर्ट ब्लॉक। अब टाइप सेकंड में मोबाइल फर्स्ट है या मोबाइल सेकंड, ये कौन बताएगा? पीआर। अगर मेरा पीआर इंटरवल बढ़ रहा है, अगर इसके साथ मेरा पीआर इंटरवल बढ़ रहा है तो मोबाइल फर्स्ट, नहीं बढ़ रहा है तो सेकंड। तो काउंट करो पीआर इंटरवल यहां हालांकि नजरों से कर सकते हो, कॉमन सेंस तो है ही, और नहीं कर पा रहे हो तो जोड़ के कर लो। देखो यहां 1 2 3 डब्बे, यहां 1 2 3 4 5 डब्बे, यहां 1 2 3 4 5 6 7 डब्बे। तो मेरे दोस्त यहां तुम्हारे पीआर में 3 डब्बे थे या 5 डब्बे या 7 डब्बे, तो क्या तुम्हारा पीआर बढ़ रहा है? हाँ। क्यू आर एस टी मिसिंग, क्यू आर एस टी मिसिंग विथ प्रोग्रेसिव पीआर इंटरवल इंक्रीज, ये क्या कहलाता है? मोबाइल टाइप सेकंड। यानी ये सेकंड का भी सेकंड हो गया, सॉरी, मोबाइल टाइप फर्स्ट। ऐसे क्या करते हो रे? मोबाइल टाइप फर्स्ट। अगले नंबर पे देखो देखो, चलो भैया जी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, पी गायब 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 गायब, मतलब क्यू आर एस टी मिसिंग। क्यू आर एस टी मिसिंग होते ही आपने तो मुझे कह दिया कि सर ये तो टाइप सेकंड हर्ट ब्लॉक है, और ये आपके सामने टाइप सेकंड हार्ट ब्लॉक है। तो फिर देखो, धड़कन, धड़कन अगर पीआर बढ़ रहा है तो टाइप फर्स्ट, मोबाइल फर्स्ट, और नहीं बढ़ रहा है तो मोबाइल सेकंड। तो सर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 नहीं बढ़ रहा है, नो पीआर प्रोग्रेस। और नो पीआर प्रोग्रेस को ही क्या बोला जाता है? मोबाइल सेकंड। और इसी को बोलते हो वेंच ब्लॉक। इसी को क्या बोलोगे? वेंच ब्लॉक। कोई समस्या नहीं। चलो 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 चलो, ओए होए होए होए, अलग अलग लोग अलग अलग दिशाओं में नाच रहे हैं, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये पी है, ये क्यू आर है, पी है, पी है, क्यू आर है, पी है, क्यू आर है, सब अलग नाच रहे हैं मतलब। अरे कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। बोलो सांवरिया सेठ की जय। यहां तक कोई समस्या? ये तो सेम हो गया।
टाइप थर्ड। अब कुछ और तुमसे डिस्कशन करें, करें। अभी तक कोई समस्या है तो मुझे बताओ। समस्या तुम्हारे दिमाग में हो सकती है, बाकी तो नहीं होगी मुन्ना। चलो अब आपको बताते हैं एस टी एलिवेशन इन ईसीजी। कहाँ गया फोटो? आजा फोटो, ये देखो। जब एस टी एलिवेशन होता है तो कुछ ऐसा दिखता है। दिखा आपको? ये एस टी एलिवेशन होता है। दोनों को कहते हैं स्पेसिफिक सेकंड को कहते हैं। डिब्बे काउंट कर लो, बता क्या दो, डिब्बे काउंट तुम्हें करने पड़ेंगे। क्लियर है? ध्यान रखो, ये रहा तुम्हारा पी, ये क्यू, ये आर, और ये रहा एस और ये रहा टी। दोनों अपनी जमीन से उठ करके ऊपर चले गए। क्या हो गया? दिमाग घूम रहा है ना 360 डिग्री पे, तो बेच तो पैसा वसूल है। ऐसे ही नहीं कहता था मैं यूट्यूब पे कि नर्सिंग जगत का माहौल बदलने वाला है। कुछ लोगों ने सोचा होगा बताएंगे ईसीजी की फुल फॉर्म ये है। चलो आगे, आया ना, मजा आया। चलो, ये एसटी सेगमेंट एलिवेशन देखने को मिलता है। इसके बाद अगर अपन बात करें कि ये देखो, ये अलग अलग ब्लॉकेज, कुछ ऐसे ब्लॉकेज आपको देखने को मिल जाएंगे कि जहां ब्लॉकेज होगा उसके आधार पे ये लोकेशन बता देगा कि आगे है, पीछे है, क्या है। अब अगले नंबर पे मैं बात कर लेता हूं, जो आप हाइपरकेलेमिया से परेशान हो रहे हो, हाइपरकेलेमिया ईसीजी। ये आपको हाइपरकेलेमिया की ईसीजी अब समझ में आएगी कि ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, ये टी है। क्लियर है? पोस्ट बीएससी के पेपर में मैंने आपकी कम्युनिटी नर्सिंग पढ़ी, बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा ही जाएगा, ध्यान रखना। तो ऐसी कंडीशन में आप जब देख रहे हो तो यह आपको क्या देखने को मिलता है? प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, या पीआर इंटरवल में चेंजेस आएगा। ध्यान रखिएगा, ये गैप में है, ये इधर वाले गैप में, और आपको ये टी क्या देखने को मिल रही है? ये वाली कंडीशन आपको इंडिकेट करेगी हाइपरकेलेमिया। इसके बाद एक ईसीजी और जो आपको बताई थी, डब्ल्यूपीडब्ल्यू सिंड्रोम। डब्ल्यूपीडब्ल्यू सिंड्रोम की ईसीजी बढ़िया मिल जाए तो आप लोगों को सिखा दूं, बता दूं, समझा दूं। ये लो, अरे यार ये सेम कहीं से आई, ये क्यों? ये नहीं आएगी मुझे लगता है ना। नहीं, कैसे आएगी? इसको पता है, आप लोगों ने बुलाया। ये देखो, ये आपके सामने जो डेल्टा वेव आपको आंख मीच के बोला था, ध्यान रखिएगा, आपको वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, डब्ल्यूपीडब्ल्यू सिंड्रोम, और डब्ल्यूपीडब्ल्यू सिंड्रोम में आपको इंपॉर्टेंट जो लाइन देखनी है वो डेल्टा वेव है। और ये जो डेल्टा वेव, यही डेल्टा है। जो डेल्टा वेव का ये कर्व जो आपको मैंने पढ़ाते टाइम बताया, ऐसा देखने को मिले तो ये डब्ल्यूपीडब्ल्यू सिंड्रोम। सर ये चीजें कैसे होगी? तो दोस्तों एग्जाम में जब सवाल के साथ ऑप्शन आता है, वो आपको कई जानकारियां देके जाता है। ऑप्शन आपके मैक्सिमम दिमाग में बनने वाली कुरीतियों को खत्म कर देता है, और 4 ऑप्शन पे आपको इंडिकेट कर देता है कि ये होगा, वो होगा। जैसे मैं ये फोटो दे दूं और ये फोटो देके पूछूं कि एट्रियल फ्लटर है, एट्रियल फिब्रिलेशन है। अगर मैं बोलूं एट्रियल फ्लटर है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, एट्रियल वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या डब्ल्यूपीडब्ल्यू है, तो डब्ल्यूपीडब्ल्यू है। कहीं का सोचने की जरूरत है। मिला या नहीं मिला? मिला। तो बिल्कुल चिंतित ना हो, जब सवाल का ऑप्शन होगा वो आपको एक अलग मजबूती देने का काम करेगा।
तो ये हो गया। एक बच्चा बोल रहा हाइपोथर्मिया की ओसबोर्न वेव बता दो। ये जब आप देख रहे हो तो इसको बोलते हैं ओसबोर्न वेव। वाउ सिंड्रोम नहीं बोलते बेटा, WPW सिंड्रोम है। इसको आप लोगों ने क्या बोला? हाइपोथर्मिया। पिछली बार या पिछले से पिछले बार पेपर में थ्योरेटिकल पूछा था कि जे शेप और ओसबोर्न शेप, जे शेप एंड ओसबोर्न शेप ईसीजी या ओसबोर्न शेप वेव किस में मिलती है? तो आपका जवाब आना चाहिए हाइपोथर्मिया। क्या मोटे मोटे रूप में आपकी ईसीजी अच्छी खासी क्लियर हुई? पहले के तुलना में ज्ञान में वृद्धि हुई? देखो ज्ञान की कोई लिमिटेशन नहीं है, अपन तो जितनी अपनी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार ईसीजी को पढ़ा। लेकिन मैं ये गर्व से कह सकता हूं, ये देख बेटा उल्टा बन रहा है, ये जो है ना, ये रहा, ये ऐसा बन रहा है, इसी को बोला है आपने, दिखा? चलो ध्यान रखिएगा। मोटे मोटे रूप में जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग के क्षेत्र में मच 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 मोर सफिशिएंट कंटेंट मैंने आपको दे दिया है। इसके बाहर कुछ भी नहीं जा सकता, किसी भी चीज के साथ नहीं जा सकता। समझ में आ गया? एग्जामिनर आपको सवाल में हिंट देगा, सवाल के हिंट को जरूर पकड़ना है। ईसीजी का क्वेश्चन सोल्व करने का आसान तरीका है, पहले सवाल को पढ़ना। कंपटीशन के दौर में बोल रहा हूं, कंपटीशन के दौर में पहले सवाल को पढ़ो, उसमें पूछ क्या रहा है, बीमारी की इलाज या कोई हिंट भी दे रहा है, और उसके बाद में ऑप्शन को लेकर के फिर इमेज देखो, आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजें क्लियर हो जाएगी। एग्जाम में ऑप्शन पहले पढ़ो, फोटो बाद में देखो, ताकि दिमाग को इंडिकेट कर दो उन 4 ऑप्शन पे। सिलेक्शन निकालना है अपने को, वहां ये नहीं बताना मुझे कितना आता है। भाई मैं तो कह रहा हूं कि तुम्हें बहुत आता है, लेकिन उस दिन वाली वो लाइन नहीं आई तो कुछ नहीं आता है। और तुम्हें कुछ नहीं आता है लेकिन उस दिन वाली एक लाइन आई। मैं तो कह रहा हूं कि मान लो कोई स्टूडेंट होगा जिसको पिछले 3 दिनों में पढ़ाई गई ईसीजी का कुछ भी याद नहीं रहा, नीलवट्टा सन्नाटा, लेकिन उसको एक लाइन याद रह गई कि ओसबोर्न वेव हाइपोथर्मिया में होती है, और पेपर में वही आ गई, तो उसका तो मस्त मामला सेट हो गया। अब क्या फर्क पड़ता है कि उसको चाहिए साइनस टेकिकार्डिया ही नहीं आ रही है, लेकिन उसको एक लाइन कैसे न कैसे दिमाग में बैठ गई, ओसबोर्न वेव हाइपोथर्मिया, और वो करके आ गया। तो जिसको कुछ नहीं आता था उसका सब आने के बराबर हो गया, और जिसको सब कुछ आता था लेकिन वो लाइन नहीं आई तो भी मामला गंभीर है। तो अपने को धीर गंभीर रहना है, सवाल को पढ़ना, चारों ऑप्शन को देखना, और फिर दिमाग चारों ऑप्शन के तहत फोटो में लगाना है। आप उत्तर निकाल लोगे। मुझे मेरे ऊपर और आपके ऊपर इतना विश्वास है कि पिछले 3 दिनों में जितनी मैंने मेहनत करने की कोशिश की है, ये मेरी मेहनत बेकार नहीं जाने दोगे, बल्कि इसको बार बार प्रैक्टिस करके अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसको मजबूती से पेश करोगे। पूरे नर्सिंग जगत में इस बात को गुंजायमान करने की कोशिश करोगे कि पढ़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में। ध्यान रखिएगा, 360 डिग्री की ईमानदारी से अपने आप को परिचित करवाना है, और एग्जामिनर को उसकी औकात दिखानी है कि चिंता करने की बात नहीं है। जितना कंटेंट टफ डाल सकता है डाल दीजिएगा, क्योंकि वो कहता है ना कि नाजनी निगाहों से न देख, हम नरिया में ना कर आए हैं, और हवाएं के खाक हमारा रास्ता रोकेगी, हम तो तूफान से टकरा के आए हैं। तो ये तूफान था, जिस तूफान से पिछले 3 दिनों से तुम टकरा रहे हो। नेक्स्ट सेशन में अपन इनके ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ईसीजी की वेव में किस प्रकार का ट्रीटमेंट बनता है, या कार्डियोवर्जन क्या होता है, डीफेब क्या होता है, पेसमेकर कब लगाने की आवश्यकता है। यानी मैंने इनके ट्रीटमेंट पे अभी कोई चर्चा नहीं की, नेक्स्ट सेशन आएगा उसके ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। तो ये तो कार्डियो की अभी झलक है, अभी तो पूरा का पूरा कार्डियो बाकी है। ये मेरी गारंटी है, अगर आपको दिल की धड़कन हथेली में महसूस ना करवा दी तो बता दीजिएगा। पिछले काफी दिनों से, कुछ समय पहले जांचों में मजा आया, उससे पहले ब्लड में जानकारी मिली, अब आगे देखिएगा डिसऑर्डर। ध्यान रखिएगा कि आपके दिमाग के द्वार खोल देगा,
आपके ज्ञान में इतनी वृद्धि करवाएगा कि जितना किसी ने सोचा समझा पहचाना परखा ना होगा। चिंता मत कीजिएगा। जो लोग कतरा देते हैं ना एमएसएन का सिर्फ हवा बनाया गया है, एमएसएन से सिर्फ डरवाया गया है। जब एमएसएन को सिस्टमेटिक वे में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा जाता है तो एमएसएन बहुत अच्छा सिस्टम है और मजा आता है यार। मैं कहता हूं कि नर्सिंग कहां टफ है, पढ़ तो अपने बारे में ही रहे, तो पढ़ तो अपने टॉपिकों के बारे में रहे। कितना मजा आ रहा है कि यार क्या भगवान ने चीज दी है, दिल ऐसे धड़कता है। मजा आता है या नहीं आता है? तो कुल मिलाकर के ये टफ इसलिए क्रिएट की करते ही गई है कि मार्केट में अधिकतर लोग तो स्लाइडें डाल के घूम रहे हैं। जब अगर मैं खुद एमआई की स्लाइड डाल के लाऊंगा, मुझे याद नहीं होगी तो तुम्हें क्या खाक होगी? नहीं तो अब तुम कह सकते हो कि सर एंटीरियर में एलएसी, लेटरल में अरे एंटीरियर में एलएडी, लेटरल में सरकमफ्रेंस, पीछे एलएसी और एलएक्सी और नीचे की तरफ आरएसी। ब्लड सप्लाई याद हो गई 2 मिनट में। ईसीजी याद करो, आगे 1 2 3 4, साइड में 5 6, पीछे 7 8 9। अरे वाह यार, नीचे बोले तो 2 3, साइड में बोले तो 1, साइड में बोले तो लेटरल, नीचे बोले तो फुट। कौन कहता है ईसीजी की, एमआई की ईसीजी याद नहीं होती? अरे मुंह पे मार सकते हो। और मार्केट में अधिकतर लोगों को देख लेना, स्लाइड डाल के लाएंगे, नहीं लाएंगे तो ऊपर नीचे कर देंगे ये वो। तो इसीलिए पढ़ेगा तो इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और पढ़े हो किसके चक्कर में? कोई नहीं है 360 के टक्कर में। 360 को दुनिया कॉपी कर सकती है, कॉम्पीट नहीं कर सकती। क्लियर है? तो चलने वाले यूं ही चलते रहेंगे, जलने वाले यूं ही जलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।